हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं एक नई यूनिट और वो है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। गुरुत्वाकर्षण को लेकर के दो सवाल पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में अपने दो सवालों का मैटर क्लियर होगा। तो टाइम ना खराब करते हुए आप जल्दी से आ जाओ और स्टार्ट करते हैं। यहाँ कुछ थ्योरी के पॉइंट लिखे हैं मैंने, और क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है इसमें थ्योरेटिकल बातें ज़्यादा हैं तो थ्योरी मैंने लिखी है, पर मैं बहुत फास्टली एक हल्का सा जो रिवीजन जो होता है वो मैं करूँगा। तो आप साथ के साथ बने रहना। कॉपी ले लो, पेन ले लो, जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसे आप नोट करते रहना, ठीक है? चलो आओ, और बातें बाद में करेंगे। गुरुत्वाकर्षण देखो, पहला जो पॉइंट आता है ए पॉइंट जिसे अपन कह रहे हैं, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। और वो कहता है कि दो द्रव्यमानों के मध्य जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसकी वैल्यू ये होती है F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। G यहाँ एक कांस्टेंट है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। इसका ऐसा डरावना अजीब नाम इसलिए है क्योंकि इसका मान माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। इसका मान सभी जगह पर एक जैसा रहता है। इसका मान 6.67 गुणा 10 की पावर -11 होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर में। इसका मान, इसकी वीमा m-1 L3 और t-2 होती है। इसका मान कहीं भी, किसी भी जगह, किसी भी स्थान पर बदलता नहीं है। तारे, ग्रह, उपग्रह, सूर्य, यहाँ वहाँ, ऊपर नीचे, अगल बगल, दाएं बाएं, कहीं भी चले जाओ भाई, इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है, इसलिए इसका नाम पड़ा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फिर स्पेशल पॉइंट में दूसरा पॉइंट यह है कि भाई जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। हाँ, यहां से सवाल पूछ सकता है वो, क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है मतलब एक द्रव्यमान पर दूसरे के कारण लगने वाले बल का मान दूसरे पर पहले के कारण लगने वाले बल के बराबर होगा, पर दिशा विपरीत होगी। परिमाण बराबर, दिशा विपरीत। चाहे द्रव्यमान m1 और m2 कुछ भी हो, ये बराबर हो जरूरी नहीं है। F12 वेक्टर बराबर माइनस में F21 वेक्टर। परिमाण बराबर है पर डायरेक्शन अलग है, इनका कोई अनुपात पूछे तो -1। सुनना ध्यान से, एग्जाम में सवाल पूछेगा ये 1 किलोग्राम और ये 10 किलोग्राम। वो कहेगा 1 किलोग्राम द्रव्यमान इस 10 वाले पर 1 न्यूटन का बल लगाता है, तो 10 किलोग्राम 1 किलोग्राम पर कितना बल लगाएगा? -1 न्यूटन। मतलब एक ही लगाएगा, डायरेक्शन अलग होगी। 10 मत बोल देना। तो ऐसे सवाल हमें पूछ लेता है। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात बहुत आसान है तो आपको समझ में आई होगी। फिर आता है अगला पॉइंट, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी। और स्मॉल जी का मान पृथ्वी के लिए या किसी ग्रह के लिए जो सूत्र होता है, जो आपने पहले से पढ़ रखा है, मैंने कहा ना, बस मैं बहुत जल्दी जल्दी रिवीजन करने वाला हूं। और ये थ्योरेटिकल चैप्टर है तो वो जरूरी भी था क्योंकि अंदर से कहां से सवाल आते हैं, अब इतने सारे सवाल हम ले नहीं सकते। तो अब जैसे मैंने बताया भाई, एक सवाल अब यहां से आता है, अब इस सवाल के लिए मैं सवाल लिखता फिर अपन बेकार की बातें करते, क्या ही मतलब था। आओ, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की बात करूं या किसी ग्रह की बात करो जिसका द्रव्यमान कैपिटल M, जिसकी त्रिज्या कैपिटल R, तो उसकी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र यह होगा, द्रव्यमान की वैल्यू, द्रव्यमान बराबर 4/3 πr3 और d, मतलब आयतन इंटू घनत्व। ये वैल्यू रखेंगे तो g का मान कुछ ऐसा आएगा। तो किसी ग्रह की सतह पर या पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र ये होता है।
अब देखो, अगर मास को कांस्टेंट ले लें तो g समानुपाती 1/r², यानी कि g प्रोपोर्शनल r²। प्रोपोर्शनल नहीं, व्युत्क्रमानुपाती बोलो। प्रोपोर्शनल बोलो तो 1/r², नहीं व्युत्क्रमानुपाती होता है r² के। और भाई इसे देखो ऐसा लिख सकते हैं जो आप अच्छी तरह से जानते हो, अगर घनत्व का मान नियत हो तो फिर आपको g समानुपाती r लेना होगा। अगर घनत्व कांस्टेंट है, g तो मैंने कैपिटल G को मैंने बताया कि वैसे कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट, 4/3 कांस्टेंट, तो g प्रोपोर्शनल टू r। क्या मतलब है सुनो, और ये कांस्टेंट है तो ये आया, ये कांस्टेंट है तो ये आया। अब इसका हम क्या करें, हम ऐसा करेंगे, वो बोलेगा भैया दो ग्रह हैं, दोनों के द्रव्यमान बराबर हैं, त्रिज्याएं अलग अलग हैं, तो इनकी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात कुछ ऐसे लेना होगा। वो त्रिज्याओं का अनुपात देगा और जी का अनुपात अपन से पूछेगा। एक ग्रह जिसका घनत्व पृथ्वी के बराबर है पर त्रिज्या दुगनी है, उसकी सतह पर जी का मान क्या होगा, ये फॉर्मूला। क्योंकि घनत्व बराबर तो जी समानुपाती आर जिसकी त्रिज्या ज्यादा उसके लिए जी का मान भी ज्यादा, और यहां जिसकी त्रिज्या ज्यादा उसके लिए जी का मान कम। तो यहां से वो सवाल छोटे मोटे पूछ लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल, बाकी सवाल तो हम बाद में लेंगे, इस सवाल को आप गौर से देखो और इस सवाल का जवाब मुझे आप कमेंट करके देना, इग्नोर मत करना। भगवान का प्रसाद है ये, पर देखना आप कितनी मेहनत कर सकते हो। दो ग्रहों का द्रव्यमान अनुपात तो x है और घनत्व अनुपात y है, तो गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात ज्ञात करो। सर हम समझे ही नहीं, सवाल को मैं दोबारा समझा देता हूं। द्रव्यमान m1 और m2 दो ग्रह के लिए जो द्रव्यमान अनुपात है वो x, घनत्व d1 और d2 ये अनुपात है y, तो इनके लिए g1 और g2 का अनुपात पूछ रहा है। सर ये आप घर पे बैठ के आराम से सॉल्व करना। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। मेरे पास तो बहुत सारे सवाल हैं सॉल्व करवाने के लिए, पर मैंने सोचा है कि मैं ये आपको दूं। ठीक है, और मुझे कमेंट करके बताना भाई। आओ, और जो इसे इसका सही जवाब देगा उसको कुछ इनाम भी मिलेगा, बिल्कुल। और अगर 3-4 मिनट से ज्यादा का टाइम लगे फिर मत करना, मतलब टाइम खराब भी मत करना कि पूरा दिन लग रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बारे में और बताऊं, अगर मास कांस्टेंट हो तो जिसकी त्रिज्या कम उसके लिए जी ज्यादा, अगर घनत्व नियत हो तो जिसकी त्रिज्या ज्यादा उसके लिए गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा। तो ये तो फिजिक्स की लैंग्वेज है सर, ये तो ABCD है सर। फॉर्मूला दिया गया हो और फिर क्या घटेगा क्या बढ़ेगा, ये तो फिजिक्स के लिए एक तरीके से ABCD है, ये तो भाषा है फिजिक्स की। ठीक है, आगे बढ़ो। अब है जी के मान में परिवर्तन, स्मॉल जी, गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन। जी के मान में परिवर्तन 4 तरीके से लेते हैं हम। ए ऊंचाई के कारण, ब गहराई के कारण, से घूर्णन के कारण, और द है आकार के कारण। एक सामान्य में बात करूं तो आकार चाहे कारण चाहे कोई सा भी रहा हो, सामान्य बात करूं तो जी का मान घटेगा ही घटेगा, कहीं बढ़ने का नहीं है, या तो कहीं कांस्टेंट रहेगा। जैसे मैं पोल की बात करूं, यानी कि धीरे धीरे बात करेंगे, पर मैं सामान्य रूप से ये कह रहा हूं, काम की बात सुनो। ऊंचाई के साथ जी के मान में कमी आएगी, गहराई के साथ जी के मान में कमी आएगी, यानी कि पृथ्वी सतह से आप पहाड़ की चोटी पर जाओ या आप खान में जाओ, जी का मान कमी होगा। घूर्णन के कारण जी के मान में कमी आएगी, अगर पृथ्वी ज्यादा घूमने लगे तो जी के मान में कमी आएगी। हां, लेकिन इसमें शर्त भी जो मैं बोल रहा था, वो शर्त क्या है, पोल को छोड़ करके, ध्रुव को छोड़ करके। इसकी कहानी है ये तो सह वाले की। और फिर आकार के कारण, ये अपन धीरे धीरे बात करेंगे। आओ, ऊंचाई के साथ अपन पृथ्वी को लेके चलते हैं। पृथ्वी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है जी,
जिसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो हम जानते हैं, इसलिए मैं मिटा देता हूं। और h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण आया है gh। तो ध्यान रखिए, h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण बराबर होगा पृथ्वी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण यानी कि g अपॉन 1 प्लस h अपॉन r और इसका होल स्क्वायर। ध्यान दें, ये फॉर्मूला तब काम में लेना है, ये तब काम में लेना है जब ऊंचाई का मान त्रिज्या के पदों में दे रखा हो। h बराबर r, h बराबर r बटा 2, h बराबर 2r, तब ये काम में लेंगे। जैसे h बराबर r है, h बराबर r, एक आएगा, एक और एक 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। वास्तव में वहां g का मान जो होगा सतह पर g के मान का 1/4 भाग होगा, चौथाई होगा। समझो बात को, ऐसे सवाल एग्जाम में पूछता है। h बराबर r हो तो gh बराबर g/4 रहेगा, मतलब 25% शेष रहेगा, मतलब 75% कम हो जाएगा। फिर आगे देखो, यदि पृथ्वी सतह के नजदीक बात करें, पृथ्वी के पास बात करते हैं, पृथ्वी सतह के नजदीक या पास में, जब h बहुत छोटा हो, यकीन करिए हल करने पर आंसर ये आएगा। अब ये बातें आपको आनी चाहिए, क्योंकि मैं यहां ज्यादा टाइम नहीं दे सकता। और यहां जी के मान में अगर आपको परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है तो वो आसानी से ज्ञात कर सकते हो, लेकिन ये फॉर्मूला 5% तक ही साथ देगा, 5% तक ही सत्य होगा ये। इधर आओ, गहराई के कारण पृथ्वी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g है और x गहराई पर gx है, इसका फॉर्मूला ये आया। ध्यान दें, इसमें क्या फर्क है, बस ऊंचाई था तो h लगाया, गहराई है तो मैंने x लगा दिया। g यहां भी है, g वहां भी है, एक यहां भी है, एक वहां भी है, कैपिटल R यहां भी है, कैपिटल R वहां भी है, बस यहां x आ रहा है तो यहां 2h आ रहा है। और ये कहानी, ये वाला फॉर्मूला 0 से 100% तक सत्य होगा, लेकिन ये वाला फॉर्मूला 5% परिवर्तन तक ही सत्य होगा। क्यों सर? क्योंकि ये तब आता है जब h की वैल्यू r से बहुत ही कम होती है, और ये कोई सी भी वैल्यू ले लो सबके लिए लागू होगा। जैसे अगर गहराई का मान मैं 0 ले लूं, x का मान मैं 0 लूं, तो फिर ये तो 0 हो जाएगा, तो gx बराबर g रह जाएगा। बहुत बढ़िया। जैसे मैं x का मान कैपिटल R ले लूं, यानी कि पृथ्वी के केंद्र पे चले गए हम, तो x बराबर अगर कैपिटल R ले लूं, गहराई का मान त्रिज्या के बराबर हो, हम पृथ्वी के सेंटर पे चले गए, R से R चला जाएगा, 1 आएगा, 1 में से 1 जाएगा, 0 होगा, gx बराबर 0 होगा। मतलब पृथ्वी के केंद्र पर g का मान 0 होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होगा, और ये फॉर्मूला 0 से लेकर के 100% परिवर्तन तक लागू होता है। ठीक है, एक बार और देखो इसे। चलते हैं आगे ना। फिर g के मान में परिवर्तन पृथ्वी के घूमने के कारण, घूर्णन के कारण, तो घूमने के कारण इस बिंदु A पर गुरुत्वीय त्वरण का जो सूत्र होगा वो है Ga बराबर g माइनस ओमेगा स्क्वायर r कॉस स्क्वायर लेमडा। लेमडा ये वाला एंगल है जो विषुवत रेखा पर जब बात करेंगे तो लेमडा का मान 0 हो जाएगा, पोल की बात करेंगे तो लेमडा का मान 90 डिग्री हो जाएगा, और अगर मैं विषुवत रेखा की बात करूं तो लेमडा का मान 0, कॉस 0 का मान 1, तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण बराबर g माइनस ओमेगा स्क्वायर r। और ओमेगा बढ़ेगा, पृथ्वी का घूर्णन बढ़ेगा, तो ये वाली चीज बढ़ेगी, तो भैया ये देखो ये माइनस हो रहा है, इसका मान कम होगा, तो घूमने पर g का मान कम होगा। लेकिन पोल को छोड़ के, सर ऐसा क्यों? आओ पोल पर, लेमडा का मान 90 डिग्री, यहां 90 डिग्री रखो, लेमडा बराबर 90 डिग्री रखो, तो कोस 90 का मान 0 होता है, ये पूरा का पूरा 0 हो गया।
और पोल पर जी का मान जी के ही बराबर आया और वो ओमेगा पे निर्भर नहीं करता, मतलब ये एक सवाल सर यहां से बनने वाला है, एक सवाल यहां से बनने वाला है। अगर पृथ्वी का कोणीय वेग बढ़ा दिया जाए, ओमेगा का मान बढ़ा दिया जाए, तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या बदलाव होगा? तो क्या बदलाव होगा सुनना, पोल पर, ध्रुव पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पोल को छोड़कर बाकी सभी स्थानों पर जी के मान में कमी आ जाएगी। ठीक है, आपके सामने है यार, पोल पर जी का मान ओमेगा पे निर्भर नहीं करता, लेकिन बाकी सभी स्थानों पर ओमेगा पे निर्भर करता है। तो इसका जवाब होगा ध्रुव को छोड़कर बाकी सभी स्थानों पर जी के मान में कमी आएगी। जी के मान में कमी आएगी मतलब भार का मान भी कम होगा। भार, आदमी का भार W बराबर mg, तो जी के मान में कमी आने से भार में भी कमी आएगी, और सबसे ज्यादा जो कमी होगी वो कहां होगी? विषुवत रेखा पर होगी। अब यहां से भी एक बढ़िया सवाल बनता है, पृथ्वी का कोणीय वेग कितना कर दिया जाए, आवर्तकाल कितना कर दिया जाए कि भूमध्य रेखा पर भारहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाए, यहां पे वेटलेस कंडीशन उत्पन्न हो जाए, आदमी को अपना भार महसूस ना हो। यह सवाल भी हमें एग्जाम में पूछता है, और ये पूछा भी है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पेपर में, फिजिक्स के पेपर में ये सवाल पूछा है। जहां तक मुझे ध्यान है 2022 की बात है ये, हाँ बिल्कुल। क्या कि पृथ्वी का आवर्तकाल कितना कर दिया जाए, आवर्तकाल कितना कर दिया जाए कि भूमध्य रेखा पर भारहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाए। पृथ्वी का आवर्तकाल कितना हो, चलो इसके बारे में बात करूंगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए रुको, इधर आ जाओ, इस आकार वाली बात को खत्म कर दें। पृथ्वी का आकार वास्तव में वृत्ताकार नहीं होता है, गोलाकार नहीं होता है, तो गोलाकार नहीं होता है तो फिर ओवल शेप होता है, अंडाकार होता है। ये वाली त्रिज्या ज्यादा होती है, ये त्रिज्या कम होती है। इधर त्रिज्या कम है तो यहां जी का मान ज्यादा, यहां त्रिज्या ज्यादा है तो जी का मान कम। लिखा है यहां देखो, पोल पर जी का मान ज्यादा, विषुवत रेखा पर कम। और जो इनमें अंतर आएगा ना, आकार की वजह से, आकार की वजह से जो परिवर्तन है वो है 0.02 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और घूर्णन की वजह से, घूर्णन की वजह से जो परिवर्तन आएगा कहां, पोल और विषुवत रेखा पर, वो लिख रखा है मैंने 0.034 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि पोल पर जी का मान और विषुवत रेखा पर जी के मान में परिवर्तन कितना है, ओमेगा स्क्वायर आर का। ये सवाल हमें एग्जाम में पूछ सकता है। ये सारी बातें कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछ चुका है वो, कि भैया पोल पर विषुवत रेखा पर जी के मान में परिवर्तन ओमेगा स्क्वायर आर। घूर्णन के कारण, आकार की वजह से भी होगा, घूर्णन के कारण जो परिवर्तन आएगा वो 0.034 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और आकार के कारण 0.02 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। टोटल पूछे, दोनों को जोड़ देना। अब मैं इस बॉक्स की बात करने जा रहा हूं सर, यही बात करूंगा मैं। तो वो कहता है कि विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर भारहीनता की स्थिति आ जाए, इसके लिए आवर्तकाल का मान क्या होगा, डायरेक्ट बोल रहा हूं सर। इसके लिए पृथ्वी का आवर्तकाल T बराबर 2 पाई R अपॉन जी का रूट होना चाहिए। ये पृथ्वी की त्रिज्या है जिसका मान 6400 किलोमीटर है, और जब आप इसे सोल्व करोगे इसका मान 84.6 मिनट आएगा। इसका मान √2 मिनट आएगा। इसका मान क्या हो रहा है भाई, मिनट कहां से आएगा बताता हूं, 84.6 मिनट बिल्कुल सही है भाई। इसका मान 1.4 घंटे के बराबर आएगा। इसका मान लगभग √2 घंटे के बराबर आएगा। ये 1.4 घंटे के बराबर आएगा। ये था आरपीएससी 2022 और फर्स्ट ग्रेड का पेपर। लेकिन सर प्लीज एक बार बता दो नहीं सर, ये आया कहां से। ऐसे तो फिर जब भाई कितना ही काम का है तो एक बार बता ही दो। ठीक है भाई, अब आपकी इतनी ही मांग है तो मैं इसे बताने की कोशिश करता हूं। देखो विषुवत रेखा पर जी का मान कितना आया,
जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ये आया विषुवत रेखा पर, ये आया। ठीक है सर, मानते हैं। और अगर ऐसा हो जाए कि जी बराबर या इसका मान इतना हो जाए कि भाई विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 हो जाए। अब गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होगा तो फिर भार का मान भी 0 होगा। अब इसका मान 0 हो जाए, इसके लिए देखो जरूरी क्या है, इसके लिए जरूरी है ओमेगा स्क्वायर आर बराबर होगा जी के, ओमेगा स्क्वायर बराबर होगा जी अपॉन आर के, ओमेगा बराबर होगा जी अपॉन आर का रूट, पर ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन टी, ये दुनिया जानती है। और अगर दुनिया नहीं जानती है ना तो दुनिया आज जान ले इसे, 2 पाई अपॉन टी और ये जी अपॉन आर इसका रूट, तो टी बराबर 2 पाई आर अपॉन जी का रूट। सर ये सूत्र आज की क्लास में ही 2-3 बार आने वाला है। हाँ, और हल करने पर इसका मान आएगा 84.6 मिनट। हल करने पर इसका आंसर आएगा 1.4 घंटे के बराबर। हल करने पर इसका आंसर लगभग आएगा, मतलब वो इस रूप में दे सकता है, कहने का मतलब ये है। और ये सवाल मैं दोबारा लिख देता हूं, आरपीएससी 2022 और फर्स्ट ग्रेड का पेपर। अब आगे बढ़ूं, इजाजत है? थैंक यू। अब सर आगे बढ़िए, बिल्कुल, अब तो हम रोक ही नहीं सकते। फिर है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। हाँ जी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। पिछली क्लास में हमने स्थितिज ऊर्जा के प्रकार पढ़े, जिसमें एक प्रकार यह भी था गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, अंतर आणविक स्थितिज ऊर्जा। और क्या पढ़ा था? बहुत कुछ। वहां हमने पढ़ा आकर्षण की वजह से स्थितिज ऊर्जा का मान नेगेटिव होता है, प्रतिकर्षण की वजह से पॉजिटिव होता है। दो द्रव्यमानों के मध्य हमेशा ही आकर्षण बल लगता है, हमेशा आकर्षण बल लगता है। तो यहां स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है -G(m1m2) अपॉन स्मॉल r। ध्यान दो, हेलो हेलो, r है ये, r स्क्वायर नहीं है ये। r स्क्वायर होता तो बल हो जाता, ये r है। तो दो पिंडों के लिए स्थितिज ऊर्जा का मान ये होगा। अब पृथ्वी के लिए h ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा? सर इसके बारे में बात करनी है। मतलब पृथ्वी सतह से जब हम ऊपर जाते हैं तो स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता है। और काम की बात सुनो, अनंत पर 0 होता है और मैक्सिमम होता है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान ऊपर जाने पर बढ़ेगा, अनंत पर 0 होगा और मैक्सिमम होगा। 0 मैक्सिमम कैसे हो सकता है? क्योंकि बाकी चीज माइनस में है, बाकी वैल्यू माइनस में है। अनंत पर वास्तव में इसका मान 0 भी है और मैक्सिमम भी है। इससे पहले जो भी रहेगा, जैसे मैं पृथ्वी सतह की बात करूं यार, यहां रहेगा माइनस में कैपिटल G, कैपिटल M, स्मॉल m और ये R। अब यार ये माइनस में है यार, 0 से तो कम ही है यार। कोई पूछे कि नहीं नहीं आप फिर h ऊंचाई पे बताओ, अरे तो कोई बात नहीं यार। माइनस में G, कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान, स्मॉल m इस पिंड का द्रव्यमान, अपॉन ये टोटल ऊंचाई लेनी होती है हमें, वो R प्लस H। ये भी माइनस में है और 0 से तो ये कम ही है। पर हमें पता है आज क्या बताना है? पृथ्वी के लिए h ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा के मान में परिवर्तन, मतलब हमको ये डेल्टा U वाला सूत्र याद रखना है। और डेल्टा U मतलब h ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा और सतह पर स्थितिज ऊर्जा। और सर हल करने पर आएगा mgh अपॉन 1 प्लस h अपॉन r। इसे भूल मत जाना, mtr रटना है और इन सब के बजाय आप इसे याद रखो। और सुनो, जब h का मान बहुत कम हो, यानी कि पृथ्वी सतह के नजदीक की बात करें, तो h का मान बहुत ही कम हो, h का मान बहुत ही कम होगा तो यार h अपॉन r नगण्य हो जाएगा। r तो क्या 6400 किलोमीटर है भाई,
और ऊंचाई की मान 1 मीटर 2 मीटर 10 मीटर 100 मीटर करोगे तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा और जो आंसर आएगा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन वो mgh आता है। इसलिए हम स्थितिज ऊर्जा का सूत्र mgh लेते हैं। अच्छा ऐसा है क्या? स्थितिज ऊर्जा के बारे में इतना ही आपको ध्यान रखना है कि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा। सर ये भी बता दो सवाल कैसे पूछेगा। चलो आओ, चैप्टर थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल सवाल बनते हैं और इनकी जानकारी भी जरूरी है। देखो सवाल कैसे बनेगा, वो कहता है यदि ऊंचाई का मान पृथ्वी की त्रिज्या का n गुना हो तो इस स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन बताओ। अरे कितना आसान है यार। डेल यू बराबर mg, अब h का मान आपको क्या रखना होगा, nr, h का मान nr, r से r चला जाएगा 1, ओहो 1 प्लस n और ये आएगा mgr ऊपर n और ये n प्लस 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे हमें वो सवाल पूछेगा। एक मिनट आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये नोट लगाया है मैंने, कई बार वो ये कहेगा, कहता है किसी पिंड को v चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया है तो बताओ कितनी ऊंचाई प्राप्त कर लेगा, ऐसा बोला है। किसी पिंड को v वेग से फेंका गया है तो वो कितनी ऊंचाई प्राप्त कर लेगा और वेग का मान अच्छा खासा होना चाहिए। मतलब अच्छा खासा का मतलब है कि वेग का मान वास्तव में प्लाइन वेग से तो कम हो, लेकिन इतना हो कि वो पृथ्वी सतह से बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जाए। तो देखो ऐसे केस में हमें क्या लेना होता है, आपने v वेग से फेंका, यहां जाके वो रुक गया, बाद का वेग हो गया 0, तो ऐसे केस में हमें सवाल हल करते समय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन लेना होगा। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन ये है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन 1/2 mv² है। सर ये कैसे आया? यहां पर तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², यहां रेस्ट में आ गया तो यहां काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी भाई 0, फाइनल 0 और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ये, तो परिवर्तन कितना हुआ 1/2 mv²। और ये और सुनो, यही फॉर्मूला काम में लेना है। हां अगर h का मान बहुत ही कम आ रहा हो, कम वेग से फेंका गया हो, तो जब कम वेग से फेंका गया हो तब हम इसको नगण्य मान लेते हैं और फिर हम कह देते हैं mgh बराबर 1/2 mv²। पर वेग का मान इतना ज्यादा हो, जैसे वो देगा gr√, ऐसे देगा, वो हमें देगा 1.5 gr√, तो भैया ये वेग का बहुत ज्यादा मान है। ऐसे केस में 1 + h/r आपको रखना ही होगा। हालांकि इस पॉइंट का जिक्र आगे भी होगा एक बढ़िया सवाल के साथ, लेकिन मैं वापस बताता हूं मेरी बात को। किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका है, v चाल से फेंका है, वो कितना ऊपर जाएगा, तो ऐसे केस में स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन लेना है। पिंड ऊपर जाएगा, स्थितिज ऊर्जा में तो वृद्धि होगी, पर चाल कम होती जाएगी, गतिज ऊर्जा में कमी होगी। तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर होगा यहां गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का सूत्र ये याद रखना है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ये होगा, बस आप हमेशा ये याद रखना। फिर दोबारा भी सर आपने कुछ बोला, मैंने बोला कि अगर मान लो वेग कम हो 10 मीटर पर सेकंड 20 मीटर पर सेकंड, तो ऊंचाई भी कमी मिलेगी। तो अगर कम ऊंचाई का केस हो, वेग का मान कम हो, तब आप इसे हटा सकते हो और mgh बराबर 1/2 mv² ले सकते हैं। लेकिन अगर वेग का मान इन पदों में दे रखा है तो भैया फिर आपसे ऊंचाई पूछेगा वो, और तब आप इसको भूल मत जाना 1 + h/r। आगे लेंगे एक सवाल, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये बात बिल्कुल समझ में आई होगी।
और ये वेग का ये वाला मान, ये दोनों मान दे करके ऊंचाई का मान पूछा गया है भाई अलग अलग एग्जाम में। एक तो वही 2022 में पूछा था फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में। चलो आगे लेते हैं। अब आता है प्लाइन चाल। मुझे लगता है कि यहां से, वैसे पिछली बार भी यहीं से सवाल आया था आरपीएससी में, सेकंड ग्रेड के पेपर में पिछली बार भी यहीं से सवाल आया था। फिर भी मैं कहता हूं यहां से फिर भी आ सकता है। प्लाइन वेग या प्लाइन चाल क्या होती है? किसी पिंड को दिए गए वेग का वह कम से कम मान जिस पर वह उस ग्रह, अपन तो पृथ्वी पे हैं तो पृथ्वी ले लो, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करके अंतरिक्ष में चला जाए, अनंत पर चला जाए, उसे हम प्लाइन वेग कहते हैं। ज्यादा जानकारी आप खुद पढ़ना सर। प्लाइन वेग का सूत्र होता है 2 कैपिटल जी कैपिटल एम, उस ग्रह की त्रिज्या और रूट। सॉल्व करने पर आता है। इसी को सॉल्व करने पर यह आएगा। सर ये कैसे आएगा? एक बात याद रखना, G बराबर GM अपॉन आर स्क्वायर लिया है तो इससे G कैपिटल M बराबर आप GR स्क्वायर ले सकते हो सर। और ये वैल्यू आप जब यहां पुट करोगे ये आंसर आ जाएगा। फिर सर ये कैसे आया? यहां मास बराबर 4/3 पाई R3 और D रखोगे तो ये आ जाएगा। और फिर देखो मैंने नीचे क्या बोला है, अगर मास कांस्टेंट हो तो प्लाइन वेग समानुपाती 1/r√, जी कांस्टेंट हो समानुपाती r√, अगर डी कांस्टेंट हो तो समानुपाती r, क्योंकि ये स्क्वायर है ऊपर रूट है, r आ जाएगा। मतलब देखो एक छोटी सी बात बता दूं, पृथ्वी सतह पर इसका मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब देखो क्या कहता है, पृथ्वी सतह पर तो प्लाइन चाल का मान, पृथ्वी सतह पर प्लाइन चाल का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। एक ऐसे ग्रह पे चले जाओ, ऐसे ग्रह पे चला गया, किसी नए ग्रह पे चला गया और उस पर प्लाइन चाल पूछ रहा है, और वो कहता है कि वो जो नया ग्रह है द्रव्यमान तो पृथ्वी के बराबर है पर त्रिज्या पृथ्वी से दुगनी है, और द्रव्यमान बराबर, तो फिर ये वाला फॉर्मूला काम में लेना है। द्रव्यमान बराबर त्रिज्या पृथ्वी से दुगनी है तो वहां प्लाइन वेग का मान होगा 11.2, त्रिज्या दुगनी है ना, अपॉन √2, इतने किलोमीटर पर आवर होगा। फिर क्या कहेगा, नए ग्रह पे चला गया, नए ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान वही है जो पृथ्वी पे है, और उस नए ग्रह की त्रिज्या दुगनी मान के चलो, अब तो दुगनी है। बताओ यहां प्लाइन वेग का मान क्या होगा? पता है आज वहां कितना होगा? 11.2 r का रूट, तो यहां √2, यहां √2 का भाग लगा, यहां √2 से गुणा हुआ। हम उस ग्रह की बात कर रहे हैं जिसकी त्रिज्या पृथ्वी से दुगनी है। अगर वहां द्रव्यमान बराबर होता तो ये जी बराबर होता, तो ये सवाल अक्सर पूछ लेता है सर। इसी सवाल को जो मैंने बोला, क्या एक ग्रह जिसका घनत्व पृथ्वी के बराबर है पर त्रिज्या दुगनी है, बताओ उसकी सतह पर, उसकी सतह के लिए प्लाइन वेग का मान, प्लाइन चाल का मान क्या होगा? तो डी कांस्टेंट है, v समानुपाती r होगा। आज यहां प्लाइन वेग का मान 11.2 गुणा 2 होगा, क्योंकि त्रिज्या दुगनी तो प्लाइन वेग दुगना, त्रिज्या दुगनी प्लाइन वेग √2 गुना, त्रिज्या दुगनी प्लाइन वेग √1/√2 गुना। फिजिक्स की लैंग्वेज है सर ये, इसके लिए आज मैं इतना टाइम पता ही नहीं क्यों लगा रहा हूं। आगे बढ़ो। खास बात और प्लाइन चाल को लेकर के, प्लाइन वेग का मान फेंकी गई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। सर एग्जाम में आपके आरपीएससी में पहले पूछ चुका है ये, प्लाइन वेग का मान फेंकी गई वस्तु स्मॉल m के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। मतलब आप एक चींटी को फेंको चाहे एक हाथी को फेंको, उन दोनों को ही आपको वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड देना ही पड़ेगा। ध्यान देना, यहां 11.2 मीटर प्रति सेकंड नहीं है, किलोमीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर हार भी नहीं है,
किलोमीटर पर सेकंड है। यह सवाल एक बार रीट के एग्जाम में पूछा था, और वहां जो आप 11.2 याद करके इतराते हो ना, सारे ऑप्शन 11.2 11.2 11.2 था। किसी में मील पर सेकंड, तो किसी में किलोमीटर पर सेकंड, तो किसी में मीटर पर सेकंड। और सुनो, प्लाइन वेग का मान प्रक्षेपण कोण पर भी निर्भर नहीं करता, कि आप सतह से कितने कोण पर फेंक रहे हो इसका भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या मिट गया रे? किसी ग्रह या उपग्रह पर वायुमंडल होगा या नहीं, वो इस बात पे निर्भर करता है कि वहां प्लाइन वेग और गैस के अणु का आरएमएस वेग, वर्ग माध्य मूल वेग कितना है। किसी ग्रह या उपग्रह पर वायुमंडल होगा, बिल्कुल होगा। कब? ये शर्त है, वायुमंडल होने की शर्त है ये। वहां वायुमंडल होगा अगर गैस के अणु का वर्ग माध्य मूल वेग प्लाइन वेग से कम है, और वायुमंडल नहीं होगा अगर वहां प्लाइन वेग का मान कम और वर्ग माध्य मूल वेग ज्यादा है। चंद्रमा पर इसलिए वायुमंडल नहीं है सर, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां गैस के अणु का वर्ग माध्य मूल वेग, एक सामान्य वेग समझो आप, तो वो तो ज्यादा होता है, प्लाइन वेग कम होता है, तो गैस के अणु वहां से प्लाइन कर जाते हैं। ये सवाल हमें पूछ सकता है। सोचो इसकी थ्योरी को लेकर के कितने सवाल बन रहे हैं। सोचा तो मैंने भी एक बार ये था कि मैं 5-10 जो न्यूमेरिकल है वो करवा दो, पर न्यूमेरिकल क्या, थ्योरी वाले सवाल भी तो आएंगे। तो ध्यान से पढ़ो। एक चीज और, 3 बातें होगी। ब्लैक होल, ब्लैक होल एक ऐसा पिंड जिस पर प्लाइन चाल का मान प्रकाश की चाल के बराबर है। प्लाइन चाल का मान, प्लाइन वेग का मान प्रकाश के वेग के बराबर है। ऐसे पिंडों को ब्लैक होल कहते हैं। और ब्लैक होल की त्रिज्या पूछ सकता है, तो आओ देखो। ब्लैक होल पर प्लाइन वेग का मान प्रकाश की चाल या इससे भी ज्यादा, भाई इससे भी ज्यादा। यहां से प्रकाश भी प्लाइन नहीं करेगा, ये समझो। तो प्लाइन चाल का सूत्र ये होता है 2g कैपिटल M अपॉन कैपिटल R और रूट बराबर C। R का मान पूछा है सर, दोनों ओर स्क्वायर करेंगे, यहां C स्क्वायर हो जाएगा। और R का मान पूछा है, R उधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा। मुझे लगता है कि इस सूत्र से R का मान 2g कैपिटल M अपॉन C स्क्वायर होगा, जहां G सार्वत्रिक गुरुत्व नियतांक, जहां C प्रकाश की चाल, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। सेंटीमीटर प्रति सेकंड नहीं, सेंटीमीटर में 10 की पावर 10 आता है। ठीक है, चलो। और M क्या है? उस ब्लैक होल का द्रव्यमान और त्रिज्या हमसे पूछ लेगा। ओके, आगे बढ़ता हूं। इसमें कुछ और नेतागिरी करूंगा मैं? नहीं, ये फॉर्मूला देख लो, काफी है। बस वो क्या कर सकता है, R अपॉन M पूछ सकता है अपन से। ठीक, बड़े काम की बात। जय हो गणेश जी महाराज की जय। एक दीपक और नहीं बनाया यार, एक दीपक और बनना ही चाहिए। ये लो, बड़े काम की बात। यहां से, इस बड़े काम की बात से, पिछली बार यहां से इस सूत्र से आरपीएससी 2022 में, और वो भी सेकंड ग्रेड के पेपर में सवाल पूछा था। अब सवाल क्या पूछा था वो तो बाद की बात है, आप तो आओ। बड़े काम की बात ये कि अगर वस्तु का वेग प्लाइन वेग से ज्यादा है, वस्तु का वेग प्लाइन वेग से ज्यादा है, तो वस्तु क्या करेगी, गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करके ऊपर चली जाएगी। वेग जब प्लाइन वेग के बराबर देते हैं ना, तो ठीक अनंत पर जाकर के रुक जाती है। मतलब प्लाइन वेग के लिए परिभाषा क्या होती है, किसी पिंड को दिए गए वेग का वो कम से कम मान जिस पर वो अनंत पे चली जाए, कम से कम मान जिस पर वो अनंत पे चली जाए, मतलब उस ग्रह के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करके अंतरिक्ष में चले जाए, वो वेग का कम से कम मान। पर ये कहता है कि आप प्लाइन वेग से भी ज्यादा वेग दो। अब ज्यादा वेग देंगे तो उस अनंत वाले जो बैरियर पे पहले पहुंचती थी, अब उससे तो ऊपर चली जाएगी। बताता हूं, पृथ्वी है, यहां समझ लो कि ये अनंत है।
अगर आप प्लाइन वेग जितना वेग देते हो तो वहां चली जाएगी और लौट करके नहीं आएगी, लेकिन प्लाइन वेग से ज्यादा देते हो तो इससे तो ऊपर जाएगी। अब ये कहता है कि आज अनंत पर वेग का मान क्या होगा, ऐसे पूछेगा मैं। तो देखो, यदि वस्तु का वेग प्लाइन वेग से ज्यादा है, ये लिखा है वेग का मान प्लाइन वेग से ज्यादा है, यानी कि वेग का मान प्लाइन वेग का n गुना है, n का मान 1 से ज्यादा होना चाहिए, बिल्कुल। तो अनंत पर वेग का मान होगा दिया गया वेग माइनस प्लाइन वेग दोनों का स्क्वायर और फिर रूट। पिछली बार आरपीएससी सेकंड ग्रेड में यह पूछा था, वेग का मान 15 किलोमीटर पर सेकंड दिया गया है, प्लाइन वेग का मान 11.2 है, तो बताओ अनंत पर वेग का मान क्या होगा। वैल्यू पुट करनी थी, वो कहां गए रे, वैल्यू पुट करनी थी, आंसर निकालना था। और सुनो, अगर वेग का मान मैं एन वी कर दूं और ये वेग का मान मैं यहां रख दूं कितना, एन और वीई, वीई मतलब एस्केप वेलोसिटी, ये ई छोटा सा आता है ऐसे। अगर ये वैल्यू मैं यहां पुट करूं तो यकीन करो अनंत पर वेग का मान ऐसा होगा, क्या, प्लाइन वेग और रूट एन स्क्वायर माइनस 1 ऐसा होगा। तो पिछली बार आरपीएस में पूछा, ये डाटा दिया और वी अनंत पूछ लिया। और हमारी एनसीईआरटी में एक सवाल और है, चलता हूं आगे, पहले बताता हूं आपको। यहां हमें पता लगा कि यार v अनंत बराबर है प्लाइन वेग एन स्क्वायर माइनस 1 और ये रूट, और ये n क्या है, वस्तु का वेग n गुणा प्लाइन वेग, तो n क्या है, वस्तु का वेग अपॉन प्लाइन वेग, ऐसा है। हमारी एनसीईआरटी में एक सवाल है कि एक वस्तु को प्लाइन वेग के 3 गुने वेग से फेंका जाता है, एनसीईआरटी में ही सवाल 3 गुने वेग से फेंका है, तो अनंत पर वेग का मान क्या होगा। तो ये प्लाइन वेग 3 गुने वेग से फेंका, 3 स्क्वायर माइनस 1 और रूट, ये प्लाइन वेग 9 में से 1 गया तो 8, सर ये उसका आंसर है। और सुनो, और क्या पूछा, जो आरपीसी की मैं बात कर रहा था, अनंत पर वेग, दिया गया वेग, प्लाइन वेग, और ये उस एग्जाम में इसका मान दिया 15 किलोमीटर पर हार, इसका मान 11.2 किलो, देखो गलती होगी ना, सेकंड, 11 किलोमीटर प्रति सेकंड, और इसका मान पूछ लिया कि भाई लगभग कितना होगा, ये मान पूछ लिया, तो इसका आंसर था वहां लगभग 10 किलोमीटर पर सेकंड। सर आप सोल्व कर लेना, ये सवाल आया था आरपीएससी 2022 में। वापस आता हूं, अब हमें इस बार वो ये पूछ सकता है कब, 2025 में। वापस आओ, ये कहानी तो इधर वाली पढ़ी हमने, इधर भी देखो, इधर कहता है कि यदि वस्तु का वेग प्लाइन वेग से कम हो, तो वस्तु का वेग प्लाइन वेग से कम हो, अब प्लाइन वेग से कम हो तो वस्तु अनंत पर नहीं जाने वाली, ये तो मानते हो। अरे प्लाइन वेग जितना वेग देंगे तो अनंत तक जाएगी, लौट कर नहीं आएगी, पर प्लाइन वेग से कम वेग दे रहे हो तो लौट के वापस आ जाएगी। अब लौट के वापस आ जाएगी तो कोई तो ऊंचाई प्राप्त किया उसने, वो जो ऊंचाई प्राप्त करेगी उस ऊंचाई का मान पूछेगा अपन से। मार्केट में चल रहा है सर ये, हाँ बिल्कुल फैशन में है, मार्केट में चल रहा है, ट्रेंड में है, और क्या बोलते हैं वो, जो भी है आप बोल सकते हो। सोशल मीडिया का मुझे ज़्यादा नॉलेज है नहीं, इसीलिए तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप ही मेरे लिए तो परिवार हो, सब कुछ हो, भाई हो, बंधु हो, बहन हो, जो भी है। अब इसकी कहानी सुनो सर, ये पृथ्वी है, त्रिज्या r है, और यहां से किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका गया है, v वेग से फेंका गया है, और वेग का मान प्लाइन वेग से कम है, वेग का मान प्लाइन वेग से कम है, और देखो क्या बोल रहा है कि वेग का मान प्लाइन वेग का k गुना है, लेकिन 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 k का मान 1 से कम है, जैसे 1/2 हो सकता है, तो प्लाइन वेग का आधा हो गया यार, 3/4 हो सकता है, तो कहने का मतलब प्लाइन वेग से कम है और k का मान 1 से कम है। तो देखो क्या पूछेगा, ये दोनों सूत्र देख लो सर, कितनी ऊंचाई प्राप्त करेगा, ऊंचाई का मान h बराबर k² अपॉन 1 - k² इंटू r, और यहां से यहां तक की दूरी जो होगी
उसका मान आएगा, मतलब सेंटर से लेकर के यहां तक की दूरी होगी, यानी कि स्मॉल आर जिसका मान होता है कैपिटल आर प्लस एच, मतलब इस एच में कैपिटल आर जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 1/1 माइनस के स्क्वायर इंटू आर। ध्यान देना, ऊपर अगर के स्क्वायर आ रहा है तो वो एच का सूत्र है, अगर मैं के स्क्वायर को हटा दूं और 1 लगा दूं तो वो स्मॉल आर का सूत्र है। दोनों को याद रखना सर। ये सवाल प्लाइन वेग का नहीं है, पर प्लाइन वेग के साथ लिया गया है। देखो इन दोनों में क्या है, अगर बॉडी का वेग प्लाइन वेग से ज्यादा हो, जब बॉडी का वेग प्लाइन वेग से कम हो, अगर प्लाइन वेग से कम है तो वो अनंत पे जाएगी नहीं, वो लौट करके वापस आ जाएगी। तो पूछ रहे कि कितने ऊपर जाके आई, एक बार सतह से ऊंचाई, एक बार सेंटर से ऊंचाई। इधर आओ, प्लाइन वेग से ज्यादा वेग पर उसको फेंका गया है, तो प्लाइन वेग से ज्यादा वेग दिया है तो यार वो तो अनंत को भी पार करेगी। अब कहता है कि उस अनंत पर वेग का मान क्या होगा, सूत्र मैंने आपको बताया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण भगवान की जय। आगे चलो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये क्या है, उपग्रह की कक्षीय चाल। ओ भाई ये कौन है रे, बार बार मैसेज कर रहा है। एक मिनट भाई, आप इसे देखो एक बार, उपग्रह की कक्षीय चाल को देखो। उपग्रह की कक्षीय चाल, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये ग्रह है, ये उपग्रह है, इसकी चाल v0 है, पृथ्वी सतह से h ऊंचाई पर चक्कर काट रहा है और यहां से यहां तक की दूरी स्मॉल आर है। सर टेंशन ना लो, यहां कक्षीय चाल का मान होगा gm अपॉन स्मॉल आर का रूट। आर का मान, स्मॉल आर का मान ये रख सकते हैं जो आप पहले से जानते हो। मैंने कहा है कि यदि ऊंचाई का मान बहुत कम हो, आर की तुलना में कम हो, पृथ्वी सतह के नजदीक चक्कर काट रहा हो, तो ऐसे केस में इसको नगण्य मान लेंगे और कैपिटल आर प्लस एच आर रह जाएगा। उत्तरी, ये तो जाना पहचाना सा लग रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल जाना पहचाना है। अगर यहां अंदर 2 होता तो ये प्लाइन वेग के बराबर होता, अंदर 2 होता प्लाइन वेग के बराबर होता, 2 से गुणा करके 8 आता तो प्लाइन वेग के बराबर होता। लेकिन ये प्लाइन वेग नहीं है, ये कक्षीय वेग है। और एक काम की बात, ये सवाल आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ सवाल है क्या, कि उपग्रह की चाल उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। यह ध्यान रखना है, उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। सर क्यों नहीं करती, आपने उस समय भी कहा, हमने कुछ नहीं कहा, आज फिर कह रहे हो कि इस पर निर्भर नहीं करती। ऐसे कैसे हो सकता है निर्भर नहीं करती। अब हम नहीं मानेंगे, आपको बताना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, बता देता हूं। आओ, जब सर कोई वर्ताकार पथ में चक्कर काटता है ना, तो अभिकेंद्रीय बल जैसा भी कुछ होता है, आज यहां अभिकेंद्रीय बल गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा। हाँ, इन दोनों के मध्य जो बल लगेगा वो गुरुत्वाकर्षण बल है। और गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या है वो देखो, ये गुरुत्वाकर्षण बल है यूं समझो, और वो अभिकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स वगैरह क्या है, इसके लिए मेरे को मत छेड़ो आप, नहीं तो बहुत टाइम चला जाएगा। आप इसे याद रखिए। और एफ जी का अगर मैं बात करूं तो ये जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम और ये आर स्क्वायर। अभी केंद्रीय बल कितना होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये आपको आना चाहिए सर। लो, स्मॉल एम से स्मॉल एम चला गया, ये बेचारा आता ही काटने के लिए। जब भी कोई फॉर्मूला में आता है इसको बेचारे को काट देते हैं और ये बेचारा रोता 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 आ जाता है और हम कह देते हैं कि भाई इस पर डिपेंड ही नहीं करता। हम भी बोल देते तू गया क्यों था। अब देखो, अब ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। पता है v की वैल्यू कितनी होगी, जी एम अपॉन आर और इसका रूट। कसम से यही बोला था मैंने, आर प्लस एच का रूट। ऐसे आया वो, मुश्किल थोड़ी है, लेकिन ये फॉर्मूले हमें देखो आने चाहिए। मैं आगे बढ़ता हूं, इसके भी सवाल वैसे ही बात कर सकता है वो जो वहां बोला था। अब है वीई तथा वी नोट में संबंध, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान दो। हेलो, एक बार फिर बहुत बढ़िया पॉइंट आया है। और सोचो यहां थ्योरेटिकल पॉइंट कितने इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है। आगे आओ, कहता है प्लाइन वेग और कक्षीय चाल में संबंध बताओ। तो आप समझ ही गए होंगे, ये तो आप समझ ही गए होंगे। वो कैसे, एक कहानी सुनाता हूं मैं अक्सर सबको, आप समझ ही गए होंगे। लेकिन मैं यहाँ ऑनलाइन और
डायरेक्ट यूट्यूब पे वो फिर सुनाना थोड़ा, और फिर टाइम भी तो नहीं है अपने पास, नहीं तो मैं पक्का सुनाता। और जिन्होंने सुन रखी है वो ज़रूर मुस्करा रहे होंगे, समझ तो आप गए ही होंगे। वही राहुल गांधी जी की कहानी, वही तोते वाली कहानी, वही प्रियंका गांधी जी वाली कहानी। ठीक है, चलो अब देखो आप, सर ये क्यों आया? आपको क्या ये नहीं पता कि प्लाइन वेग का मान 2g(r) रूट होता है? सर बिल्कुल पता है। कक्षीय वेग का मान अभी अभी ये देखो, ये लिया है, मतलब मैंने जी वाला लिया है, तो g(r) रूट होता है। अब इनमें देखो क्या संबंध होगा, सोचो यार, यहाँ √2 आ रहा है, मतलब इसको अगर मैं √2 से गुणा कर दूं तो वो आ जाएगा। तो अब मान लो यार ऐसा होता है, मतलब होता है, होता है मतलब होता है, और आपको याद करना पड़ेगा। ये है प्लाइन वेग का मान, जिसका मान पृथ्वी के लिए 11 किलोमीटर पर सेकंड है। और ये है v0 का मान, v0 मतलब कक्षीय चाल, और वो भी उस उपग्रह की कक्षीय चाल जो पृथ्वी सतह के नजदीक चक्कर काट रहा है। आओ, जो पृथ्वी सतह के नजदीक चक्कर काट रहा है, और इसकी चाल का मान होता है 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। किसी एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है। अरे यहां तो मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब एक एक लाइन में जो बनता है सवाल, वो पूछे हुए सवाल है। देखो आप, पूछा हुआ है पृथ्वी सतह के नजदीक चक्कर लगा रहे उपग्रह की चाल क्या होगी, 8 किलोमीटर पर सेकंड या 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। भाई साहब आगे बढ़िए सर। यह है 7.9 मतलब 8, यह है 11.2, और इसमें और क्या संबंध है, √2 की वैल्यू होती है 1.414। हाँ, यह है प्लाइन वेग। प्लाइन वेग क्या, वो वेग जिस पर वो अंतरिक्ष में चला जाएगा, और कक्षीय चाल जिस चाल से बेचारा वो चक्कर काट रहा है। और फिर √2 का मान हमने ये लिख दिया। और देखो मैंने क्या लिखा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लाइन वेग बराबर v0 का 141.4%। अब यहां से क्या बोलूं, खैर अनंत तो नहीं बोलूंगा, 5-10 सवाल बन जाते हैं, यहां से 5-10 सवाल बिखर जाते हैं। सर वो कैसे? वो कहता है यदि उपग्रह की कक्षीय चाल 141.4% कर दी जाए तो वो अंतरिक्ष में प्लायन कर जाएगा। अरे हां, क्योंकि अगर इसकी चाल, सुनो, कक्षीय चाल को √2 से गुणा कर दें, इसकी कक्षीय चाल √2 गुना कर दी जाए तो यार उसका मान प्लाइन वेग के बराबर हो जाएगा, और जैसे ही प्लाइन वेग के बराबर होगा और वो अंतरिक्ष में चला जाएगा। मानते हो? अब इधर सब कुछ लिख रखा है क्या, पृथ्वी सतह के नजदीक चक्कर लगा रहा कोई उपग्रह अंतरिक्ष में प्लायन कर जाएगा। कब प्लायन कर जाएगा? इधर देखो ऑप्शन लिखे हुए हैं, पृथ्वी सतह के नजदीक चक्कर लगा रहा उपग्रह अंतरिक्ष में प्लायन कर जाएगा यदि उसका वेग √2 यानी कि 1.414 गुना कर दिया जाए। हां यार, ये बिल्कुल सही लग रहा है। उसका वेग 141.4% कर दिया जाए, बिल्कुल सही है। उसका वेग 41.4% से बढ़ा दिया जाए, कमाल है यार। हां, v0 का 141.4%, तो वृद्धि कितनी है, 41.4%, ये भी सही। उसकी गतिज ऊर्जा दुगनी कर दी जाए, ये भी सही। गतिज ऊर्जा दुगनी कर दी जाए, सर वो कैसे? अरे वेग यार, आप √2 गुना करोगे तो गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv²। अगर वेग को √2 गुना करोगे तो गतिज ऊर्जा का मान कितना, 2 गुना। 2 गुना मतलब 200%, 200% मतलब 100% की वृद्धि। सोचो, और जगह ही नहीं बची मेरे पास, इतनी सारी बातें पूछ सकता है वो। दोबारा रिपीट करता हूं, पृथ्वी सतह के नजदीक चक्कर लगा रहा उपग्रह अंतरिक्ष में प्लायन कर जाएगा कब? उसका वेग √2 गुना कर दें, √2 गुना, ठीक है। उसका वेग 141.4% कर दें, उसका वेग 41.4% से बढ़ा दिया जाए, गतिज ऊर्जा दुगनी कर दी जाए, गतिज ऊर्जा 200% कर दी जाए, गतिज ऊर्जा के मान में वृद्धि 100% कर दी जाए। और कहां हो भाई साहब आप, तुम्हारा क्या काम है? और सुनो, वेग में कितनी वृद्धि कर दी जाए? तो सर प्लायन वेग तो ये है, और सर कक्षीय वेग ये है, बिल्कुल। तो सर प्लायन वेग का मान √2 और v0, और ये v0, सर ये आएगा √2 - 1 और ये v0। सर इतनी वृद्धि कर दी जाए, कितनी वृद्धि?
√2 - 1 इतनी वृद्धि कर दी जाए। आप देख सकते हो इतनी वृद्धि होनी चाहिए। मतलब बताता हूं, पहले उसकी चाल v नोट, प्लान करने के लिए कितना चाहिए वी का मान होता है ये। हाँ तो यार कितनी बढ़ाई हमने, सर हमने इतनी बढ़ाई ये, सर ये जेई के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है सर, मैं आपको बता दूं 2015 के आसपास का एग्जाम था, हमें भी पूछ सकता है। ठीक है सर, हमें जेई का तो क्या ही पूछेगा, कल बताया नहीं था पावर वाला, शक्ति वाला, वो जेई से ऐसे कैसे उठ के आया था। ठीक है आगे बढ़िए। उपग्रह का आवर्तकाल डायरेक्ट याद रखिए सर, आप डायरेक्ट याद रखिए। आवर्तकाल, आवर्तकाल काल यानी समय, और समय बराबर दूरी बटा चाल। आइए, ये उपग्रह चक्कर काट रहा है, उपग्रह चक्कर काट रहा है, त्रिज्या का मान r है, ठीक है, चाल का मान v नोट है, आवर्तकाल पूछा है। आवर्तकाल मैंने क्या बोला, आवर्तकाल काल यानी कि समय, समय मतलब दूरी बटा चाल, दूरी का मान एक चक्कर में 2πr, चाल का मान कितना v नोट, ठीक है, ये 2πr। अच्छा v नोट का मान अभी पढ़ के आए gm/r का रूट, सॉल्व करने पर ये आया, सॉल्व करने पर ये आया, सॉल्व करने पर ये आया। सुनो, t² बराबर कुछ ऐसा और r3, ये कांस्टेंट है सर, ये कांस्टेंट है जिसको कैपलर नियतांक भी कहते हैं, और फिर यहाँ t² समानुपाती r3 है, इसे कैपलर का तीसरा नियम कहते हैं। t² समानुपाती r3 कैपलर का नियम आगे भी पढ़ेंगे। इनका अनुपात कुछ ऐसा होगा, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, थ्योरी आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लो या फटाफट वीडियो को रोक के लिख लो। आवर्तकाल का अनुपात ऐसा होगा, कैसे, ये उनकी कक्षीय त्रिज्याएं हैं, सेंटर से, ये सेंटर से दूरियां हैं और ये सतह से ऊंचाई है, तो आवर्तकाल का मान सेंटर से दूरी की पावर 3/2 के समानुपाती होता है, तो इसका अनुपात ऐसा होगा। और स्मॉल r बराबर लिख रखा है r प्लस h, h क्या है सतह से ऊंचाई, r क्या है त्रिज्या, स्मॉल r क्या है सेंटर से दूरी। ठीक है, खत्म, आगे बढ़ो। है यार कितना टाइम लगा दिया। पृथ्वी सतह के नजदीक चक्कर लगा रहे उपग्रह का आवर्तकाल, बहुत काम की चीज, पृथ्वी सतह के नजदीक चक्कर लगा रहे उपग्रह का आवर्तकाल, और वो होता है t = 2πrg और कुछ ऐसा। अरे यार ये तो अभी भी आया था, अभी भी आया था। पृथ्वी का आवर्तकाल कितना हो जाए कि भूमध्य रेखा पर भारहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो वहां हमने बोला था कि पृथ्वी का जो आवर्तकाल है 24 घंटे के बजाय 84.6 मिनट हो जाए, तो भूमध्य रेखा पर भारहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और यहाँ क्या कह रहा है, जो पृथ्वी सतह के नजदीक चक्कर काट रहा है उपग्रह, उसके आवर्तकाल का मान कितना होगा, t = 2πr/g का रूट और 84.6 मिनट, 1.4 घंटे के बराबर, और √2 घंटे के बराबर। ठीक है, क्या मैं आगे चलूं, आगे बढ़िए। भूस्थायी उपग्रह, ज्यादा नहीं बोलूंगा, भूस्थायी उपग्रह जीसैट भी बोलते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी कहते हैं, नाम से ही लग रहा है यार, भूस्थायी उपग्रह ऐसा कृत्रिम उपग्रह जिसे पृथ्वी से देखने पर हमेशा एक ही जगह पे दिखाई दे, हमेशा एक ही जगह पे दिखाई दे, उसे कहते हैं भूस्थायी उपग्रह। लेकिन सर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही जगह पे दिखाई दे, ऐसा तब हो सकता है जब पृथ्वी का कोणीय वेग और इसका कोणीय वेग बराबर हो, जब पृथ्वी के लिए आवर्तकाल और इसका आवर्तकाल बराबर हो। आवर्तकाल कितना 24 घंटे होता है पृथ्वी के लिए, तो इसका आवर्तकाल भी क्या होगा 24 घंटे होगा। ये देखो आप, इसका आवर्तकाल 24 घंटे और 86,400 सेकेंड। पृथ्वी सतह से इसकी ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर, पृथ्वी सतह से ऊंचाई, तो सेंटर से ऊंचाई होती है 42,400, क्योंकि प्लीज 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 36,000 किलोमीटर, इसे लगभग 6r के बराबर कह सकते हैं। तो सेंटर से ऊंचाई कितनी होगी, 36,000 तो ऊंचाई है और 6400 उसकी त्रिज्या है, जोड़ेंगे तो 42,400, लगभग किसके बराबर, 7r के बराबर। सर ये भी एग्जाम में पूछा हुआ सर, r पृथ्वी की त्रिज्या है, तो सतह से कितनी दूरी पर 6r और सेंटर से 7r। आगे बढ़िए। अच्छा, इसकी कक्षीय चाल का मान 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड, इसके अलावा ज्यादा बात नहीं करेंगे हम। केपलर के 3 नियम होते हैं सर, केपलर के नियम आपने पढ़ रखा है तो बहुत बढ़िया। पहला नियम, इसे कक्षा का नियम कहते हैं। ये बोलता क्या है कि भाई साहब, जो ग्रह होता है, प्रति ग्रह है, वो सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार नहीं दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर काटता है और सूर्य फोकस पर स्थित होता है। ठीक है, ये दूरी ज्यादा जिसे एपोगी कहोगे, ये दूरी कम जिसे पेरिगी कहोगे।
और यहां R1 प्लस R2 बटा 2 स्मॉल r के बराबर हो जाएगा, ठीक है, जिसे अर्ध दीर्घ अक्ष कहते हैं। अर्ध दीर्घ अक्ष कहते हैं किसे? स्मॉल r को। दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना। सर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इसमें। दूसरा नियम इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है एक सवाल यहां से पूछ लेना चाहिए उसको। दूसरा नियम यह है क्षेत्रफल का नियम। और क्षेत्रफल का नियम क्या है जरा सुनना। ये सूर्य भगवान है, ये कोई ग्रह है, पृथ्वी भी कह दो, प्लीज ध्यान दें, हेलो ध्यान दो। यहां से फिर सवाल आने की संभावना है। कब? 2025 में। क्या कह रहा है कि ग्रह और सूर्य, सूर्य और पृथ्वी, पृथ्वी और सूर्य को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समान समय अंतराल में एक समान क्षेत्रफल को पार करती है। समान समय अंतराल में एक समान क्षेत्रफल को पार करती है। सर हम तो बात ही नहीं समझे। मतलब ये कि यहां से यहां तक जाने में समय लगा t1 और यहां से यहां तक आने में समय लगा t2। ये जो एरिया पार किया गया है, ये जो एरिया पार किया गया था वो एरिया है a1 और ये एरिया है a2। और मैं ये कह रहा हूं कि अगर t1 बराबर t2 है तो a1 बराबर a2 होगा। अगर t1 का मान ज्यादा है तो a1 ज्यादा होगा, अगर t2 ज्यादा है तो a2 ज्यादा होगा। मतलब इसका क्या है? dA अपॉन dt कांस्टेंट रहता है। dA अपॉन dt को क्षेत्रीय चाल कहते हैं, इसका मान कांस्टेंट रहता है। मतलब प्रति सेकंड जो एरिया कवर होगा वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब समान समय अंतराल में एक समान क्षेत्रफल को पार किया जाएगा। और इसी से हल करने पर हम बता सकते हैं कि यहां कोणीय संवेग J बराबर है mvr क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। सर एक बार मेडिकल एग्जाम में पूछा था ग्रहों की गति में क्या कांस्टेंट रहता है, तो कोणीय संवेग भी बोलना है और एरियल वेलोसिटी, एरियल स्पीड, क्षेत्रीय चाल भी कांस्टेंट है, दोनों को बोलना है। बोथ आंसर जाएगा वहां, ठीक है। कोणीय संवेग J बराबर mvr, तो ये आप कह सकते हो पहले का कोणीय संवेग बाद का कोणीय संवेग mvr। द्रव्यमान तो वही है तो कैंसिल हो गया। v1 r1 बराबर v2 r2, तो v1 अपॉन v2 बराबर r2 अपॉन r1। ये है चाल का अनुपात। अगर काइनेटिक एनर्जी का अनुपात पूछे तो हम डरते हैं क्या? काइनेटिक एनर्जी में यहां स्क्वायर आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी समानुपाती v स्क्वायर, और ये तो वेग का अनुपात है और काइनेटिक एनर्जी का अनुपात जब होगा तो स्क्वायर आ जाएगा। खत्म। और क्या समझ सकते हैं? वी आर बराबर कांस्टेंट, यानी कि एम वी आर बराबर कांस्टेंट, तो v समानुपाती 1 अपॉन r। इसका ये मतलब हुआ कि अगर त्रिज्या कम है तो चाल ज्यादा, त्रिज्या ज्यादा है तो चाल कम। मतलब जब कोई ग्रह सूर्य के नजदीक आता है तो चाल बढ़ जाती है, सूर्य से ज्यादा दूरी पर होता है तो चाल कम हो जाती है। यह है केपलर का दूसरा नियम। और सुनो, ठीक है, और सुनो, और सुनो, ये सूर्य और ये समय t1, ये समय t2, इसका एरिया a1, इसका एरिया a2। सर याद रखना a1 और a2 बराबर होगा t1 और t2 के, ये भी ध्यान रखना है। सर याद रखना a समानुपाती होगा t के, टाइम ज्यादा लगेगा तो एरिया भी ज्यादा लगेगा। ऐसा सवाल भी हमसे पूछ सकता है। ठीक है सर, अब आगे बढ़िए सर आप, थैंक यू। केपलर का तीसरा नियम, इसे आवर्तकाल का नियम भी कहते हैं। आवर्तकाल का नियम जो जाने अनजाने में थोड़ी देर पहले पढ़ लिया हमने, टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यूब, फिर बराबर लगाएंगे तो कोई नियतांक जिसे केपलर कांस्टेंट कहते हैं, और इसका मान लिखा है वहां जाके देखना एक बार आप, 4 पाई स्क्वायर अपॉन जीएम। यहां एम क्या है? सूर्य भगवान का द्रव्यमान। ओके, और टी स्क्वायर और आर क्यूब में ग्राफ बनेगा सीधा। सर आप तो कहते थे कि ग्राफ कम घात की ओर झुक जाता है। अरे तो ये तो देखो, इसको साप्ता का साप्ता रखा गया है, इसको भी पूरा का पूरा रखा गया है। ये टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यूब, इसकी जगह वाई पूरे को एक्स बोला, और वाई समानुपाती एक्स। ग्राफ कैसा होगा? सरल रेखा में होगा। बात कर रहे हो यार। हाँ, अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता, ये 0, ये आर और ये टी, ऐसा होता। अब घात कम का है, टी की तरफ घात कम है, अब झुक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो बात भी सही है। लेकिन यार यहां पूरा का पूरा एक कॉम्बो ही उठा के रख रहा है, तो फिर तो y समानुपाती x के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर मैं ये कहने की कोशिश करूं, बल्कि मैं लिखूं टी
टी स्क्वायर और ये आर क्यूब, तो ग्राफ सीधा ही होगा। और केवल टी और आर लिखूं तो ग्राफ टी की ओर झुक जाएगा। ठीक है सर, अब आगे बढ़िए सर आप। अब आए हैं भाई सवाल। थ्योरी वाला पार्ट खत्म हुआ, सवाल अब स्टार्ट हुए हैं। सवालों पे थोड़ा गौर कर लेना, पानी वानी पी लो, मैं भी थोड़ी देर के लिए पानी पी लेता हूँ। और ये जो सवाल दिख रहा है इसके बारे में देखो, भगवान करिए हमारे एग्जाम में आ जाए और हम सही करके आए। कहता है धातु के दो गोले हैं, धातु के, तांबे का कह सकता है, पीतल का कह सकता है, दोनों आपस में एक दूसरे के टच में हैं, दोनों के बीच की दूरी का मान सेंटर से सेंटर कितना है, 2r है। कहता है इनके मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F समानुपाती आर स्क्वायर, आर त्रिज्या है, F समानुपाती r माइनस 2, F समानुपाती r4, F समानुपाती r माइनस 4। सर आप एक बार गौर करो, सोचो, अपने तरीके से आंसर लिख लो। यकीन से कह सकता हूं गलत लिखोगे, बिल्कुल ठीक है। चलो आओ मैं बताता हूं। सर इसमें क्या गलत लिखना है सर? ये आएगा सर, दूसरा आएगा सर। कौन नहीं जानता कि वो होता है ना F बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो बस r की जगह सर आपने क्या लिया है, 2r लिया है यार। तो F समानुपाती 1 अपॉन आर स्क्वायर समानुपाती r की पावर माइनस 2। और आंसर कौन सा? दूसरा। गलत, गलत। तो फिर क्या होगा? इसका आंसर तीसरा होगा। चौंक गए ना? आओ मेरे साथ। बहुत ही बढ़िया सवाल, एग्जाम में पूछने वाला सवाल। भाई जी ये तो कांस्टेंट है, लगने वाला बल ये जी आया, m1 आया, m2 आया, आर स्क्वायर आया, धातु के गोले हैं, दोनों एक दूसरे के टच में हैं। तो देखो आज क्या करना है हमें। ओके सोचो, त्रिज्या बढ़ेगी तो द्रव्यमान भी बढ़ेगा। बस घनत्व कांस्टेंट है इनका, घनत्व कांस्टेंट है। घनत्व कांस्टेंट होने का मतलब है कि धातु का चाहे छोटा गोला हो, तांबा ही है समझो, तांबे का छोटा गोला हो चाहे तांबे का बड़ा गोला हो, घनत्व कांस्टेंट रहेगा। लोहे का छोटा गोला हो चाहे लोहे का बहुत बड़ा गोला हो, प्रकृति अगर सेम है ना तो घनत्व कांस्टेंट रहेगा। पर यहां त्रिज्या बढ़ने पर द्रव्यमान बदलेगा, मतलब त्रिज्या के बदलने पर द्रव्यमान बदलेगा। समझो? तो आज देखो हमें क्या लेना है। जी m1 का मान, सर इसका द्रव्यमान कितना होगा? सर द्रव्यमान होगा 4/3 पाई आर क्यूब और घनत्व d। ठीक है सर, इसका मान वही 4/3 पाई आर क्यूब और घनत्व d अपॉन कितना लिया? बिल्कुल 2r लो, कौन मना कर रहा है? ये लो, तुम हटो रहे थोड़ी देर के लिए, हटो। अब देखो क्या आ रहा है, F समानुपाती जी कांस्टेंट, 4/3 पाई कांस्टेंट, डी कांस्टेंट, 4/3 पाई कांस्टेंट, डी कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, वो 3। मतलब क्या पता है क्या बच रहा है? ऊपर r3 इंटू ऊपर r3 अपॉन नीचे आर स्क्वायर समानुपाती r की पावर 4। ये हमारा आंसर है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है सर, ऐसा कैसे, ऐसा कोई होता है क्या? इसमें क्या बुराई थी? ये भी तो सही था। ये सही नहीं था, क्योंकि आर बदलने पर, त्रिज्या बदलने पर ये द्रव्यमान बदलते हैं। तो आप कांस्टेंट उसे मान सकते हो जो कांस्टेंट होता है, जो बदल रहा होता है ना, उसे कांस्टेंट नहीं मान सकते। यहां घनत्व कांस्टेंट रहेगा, चाहे वो ज्यादा त्रिज्या का हो चाहे वो कम त्रिज्या का हो, पर त्रिज्या ज्यादा है तो द्रव्यमान तो बदलेगा। ठीक है, अब ज्यादा बात नहीं करेंगे आज, कम से कम ज्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है, फिर कभी बात करेंगे। ओके, अगला सवाल, दूसरा सवाल। दूसरा सवाल यह है कि कैपिटल एम द्रव्यमान का एक पिंड है और कैपिटल एम द्रव्यमान का पिंड है, इसे दो टुकड़ों में तोड़ दिया गया है। इसी को कैपिटल एम बराबर आ गया m1 प्लस m2, दो टुकड़ों में तोड़ दिया गया है। स्मॉल m बोला है तो स्मॉल m सही, दो टुकड़ों में तोड़ा है और दो टुकड़ों में तोड़ के एक निश्चित दूरी r पे रखा गया है। इनके मध्य मैक्सिमम फोर्स लगेगा यदि, इनके मध्य ज्यादा से ज्यादा बल कब लगेगा? m1 और m2 में क्या संबंध होना चाहिए? सर मैं अब टाइम नहीं अपने पास,
बस शर्त बता देता हूं मैं आपको, किसके लिए? मैक्सिमम फोर्स के लिए शर्त होगी यहां एफ मैक्स के लिए शर्त पता है क्या? दोनों के द्रव्यमान बराबर होने चाहिए, बस m1 बराबर m2 बराबर होना चाहिए। अब सोचो आंसर कौन सा आएगा, बताओ आंसर कौन सा आएगा इनमें? इनके मध्य मैक्सिमम फोर्स लगेगा तब लगेगा जब m1 और m2 बराबर होंगे। तो कौन सा आंसर आएगा? सर पहला आएगा। पहला नहीं आएगा। अब देखना, m1 बराबर m2 बराबर कैपिटल M/2। अरे यार जब ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है, तो क्या इसका मान इसके बराबर थोड़ी होगा? मतलब m1 बराबर m2 लेते हो तो यार इसका मान बड़े द्रव्यमान का आधा, इसका मान बड़े द्रव्यमान का आधा, यानी कि ये यहां तक तो ठीक था, उसके बाद में ये बोल करके गलत कर दिया। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। आंसर कौन सा? चौथा आएगा, m1 बराबर m/2। और आपको याद रखना है ये प्लीज, अब आप इसे ट्रिक ही समझ लो। ठीक है सर, ट्रिक तो हम समझ लेंगे, पर क्या थोड़ा बहुत भी हिंट नहीं दोगे? अरे आज काहे का हिंट यारो। फिर भी वैसे तो एक अवकलन का तरीका होता है डिफरेंशिएशन, और मरे ही सोल्व ना करें डिफरेंशिएशन से तो अपन। इसके अलावा देखो, मान लो कि ये 10 किलोग्राम द्रव्यमान का है, मान लो, और 10 किलोग्राम द्रव्यमान को अपन कैसे कैसे बांट सकते हैं? 1 और 9 में, 2 और 8 में, 3 और 7 में, थोड़ा पास पास ले लेता हूं मैं, 1 और 9 में, 2 और 8 में, 3 और 7 में, 4 और 6 में, 5 और 5 में, फिर 6 और 4 में, फिर तो वापस ऊपर वाली सीरीज आ जाएगी। और F समानुपाती होता है किसके? m1 गुणा m2 के, क्योंकि बीच की दूरी का मान तो कांस्टेंट है ही। तो m1 गुणा m2 के। सर इनको गुणा करो, देखें तो F समानुपाती 9 गुणा करो 16 गुणा करो 21 गुणा करो 24 गुणा करो 25 गुणा करो वापस 24 उत्तरी 25। ये मैक्सिमम कब है? जब दोनों के मान बराबर थे। थैंक यू, आगे बढ़ो। आरपीएससी 2025 फर्स्ट ग्रेड में अभी थोड़े दिन पहले एग्जाम लगा था, जिसका भी रिजल्ट भी नहीं आया, उसमें ये सवाल आया सर। देखते हैं सवाल क्या है। 3 द्रव्यमान m m m m द्रव्यमान, 3 द्रव्यमान, 3 पिंड, भुजा कितनी? प्रत्येक की भुजा a, और प्रत्येक की भुजा a, त्रिभुज की भुजा a, प्रत्येक का द्रव्यमान m। अब क्या कहता है? ये तीनों द्रव्यमान त्रिभुज के केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार पथ में चक्कर काट रहे हैं। तीनों द्रव्यमान त्रिभुज के केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार पथ में चक्कर काट रहे हैं। इनके बीच की दूरी का मान अपरिवर्तित रहे, बदले नहीं, वेग का मान क्या होगा? मतलब इनकी चाल क्या हो, इनका वेग क्या हो कि इनके बीच की दूरी बदले नहीं, इनकी स्थिति बदले नहीं, स्थिति अपरिवर्तित रहे। ऐसा, बिल्कुल ऐसा। ऑप्शन आपके सामने ये हैं। ठीक है, लेते हैं, करते हैं इसे हल। देखो इसका आंसर आएगा फर्स्ट वाला। वैसे मैं आपको बता दूं जो आया आरपीएससी 2025 में। सर वो कैसे है आप हमें बताइए सर। कोशिश, छोटी सी कोशिश, हटो आप यहां से, ठीक है, हट जाओ। देखो क्या हो रहा है, अपन एक द्रव्यमान पर लगने वाले बल की बात कर लेते हैं। इस वाले पर यह बल लगाएगा F, इस वाले पर यह बल लगाएगा F, ये भी F, ये भी F, इनके बीच का कोण 60 डिग्री। सर सदिश में चले जाना, सदिश में चले जाना। F नेट बराबर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा का रूट वहां चले जाना। और ये भी F है, ये भी F है, 60 डिग्री का कोण है, तो जो रिजल्ट आएगा वो √3F आएगा सर। और ये वहां से भी सोल्व कर सकते हो, ट्रिक बताई थी मैंने। F नेट बराबर 2F cos थीटा बाई 2, तो 2F थीटा का मान 60 डिग्री, तो cos 30 डिग्री, ये 2F cos 30 का मान √3/2, 2 से 2 चला गया तो √3F आया। वास्तव में परिणामी बल ये होगा, और इसी बल का मान किसके बराबर होगा? अभी केंद्रीय बल के बराबर होगा। सर आप यहां से हटिए, यानी कि किसी एक पिंड पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल वास्तव में वो बराबर होना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, अभी केंद्रीय बल की।
इसका मान आया √3f। अरे आसान है, चाय पानी जैसा है, चाय पानी जैसा। मैं तो ये सोच रहा था 2-3 तरीके, कौन से तरीके से बताऊं। अभी केंद्रीय बल mv²/r, ठीक है, पर हमारा आंसर r, देखो r पता है क्या होगा, r ये होगा, वो वृत्ताकार पथ में चक्कर काटेंगे ना, तो वो त्रिज्या r ये होगी, ये है, ये है, ये है, पर उसको जवाब देना है a के पदों में। और मैं आपको बता दूं, बस याद रखना है, r बराबर होता है a/√3। अब होता है वो खुद सोल्व करना। इधर आओ, फिर यहां मैं लिखूंगा √3। f का मान कितना, g, m1 m2 तो m², इनके बीच की दूरी a², ये है अपने लिए गुरुत्वाकर्षण बल वाले सूत्र से। फिर ये m आया, ये v² आया, r की वैल्यू a/√3 आई। ओ भाई साहब, √3 से ये √3 चला जाएगा। सो ऐसे कैसे जाएगा नीचे, अरे भाई वो ऊपर चला जाएगा, फिर हो जाएगा, चिंता मत करो। स्मॉल m से ये चला गया, a से ये स्क्वायर चला गया। प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे क्या मिलेगा मैं आपको गलत बताऊंगा, बताओ। आप इसे याद रख के चले जाना सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है पृथ्वी ये अभी एक संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर लगा था, उसमें आया था ये, और ये कोई नया बन के नहीं आया है, खूब गलियों में डोलता है ये। हाँ, कोई ज्यादा इसकी कोई कदर भी नहीं करता, क्योंकि ये सभी को आ जाता है। यदि पृथ्वी सतह के नजदीक, पृथ्वी सतह के पास h ऊंचाई पर g के मान में परिवर्तन x गहराई पर g के मान में परिवर्तन बराबर है। देखो क्या बोलेगा, पृथ्वी सतह के नजदीक h ऊपर जाने पर g के मान में उतना ही परिवर्तन होता है जितना x गहराई पर जाने पर। तो h और x में क्या संबंध होगा सर, हम समझे ही नहीं। ये तो आपने क्या लिख रखा है, यदि पृथ्वी सतह के पास ΔGh बराबर ΔGx हो, तो ये क्या लिखा है सर, ΔG के मान में परिवर्तन, h मतलब ऊंचाई पर, ΔX g के मान में परिवर्तन, x मतलब गहराई पर। ऊंचाई कितनी h, गहराई कितनी x। पता है क्या बोलता है, पृथ्वी सतह के नजदीक h ऊपर जाने पर g के मान में उतना ही परिवर्तन होता है जितना x गहराई पर जाने पर। तो h और x में क्या संबंध होगा, ऑप्शन आपके सामने है। और सुनो, पृथ्वी सतह के नजदीक h ऊपर जाने पर g का मान उतना ही मिलता है जितना x गहराई पर मिलता है। तो इनमें क्या संबंध होगा बताओ सर, हमें तो लगता है सर तीसरा होगा। अरे बावड़े हो, तीसरा कहां से होगा, वहां जाओ। GH इक्वल टू कितना था, देखो वहां जाके, GH इक्वल टू G1 - 2h/r। कब, जब h का मान बहुत ही कम था, वहां से। हाँ सर याद आ गया। और Gx बराबर कितना, G1 - x/r। बोलो, अब दोनों की तुलना कर दो भाई, बराबर करवा रहा है वो कि दोनों बराबर हैं। तो G1 r 2h और ये x, मतलब पता है इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर x बराबर 2h, मतलब 2h बराबर x, मतलब h बराबर x/2। कौन सा होगा, फर्स्ट वाला आंसर होगा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण भगवान की जय। ठीक है, आइए सर, ये है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता और गुरुत्वीय विभव। कभी 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 यहां से सवाल दे देता है ये। और सुनो, यही सवाल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आ सकते हैं। वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव डिट्टो एक जैसा, बस बात यहां द्रव्यमान की है, वहां बात आवेश की होगी। ठीक है, और इसका टॉपिक अभी आज हमने लिया भी नहीं। तो देखो हमें क्या पूछ रहा है, सुनना कि देखो ये मूल बिंदु है, फिर 1 मीटर पर m द्रव्यमान, 2 मीटर पर m द्रव्यमान, 4 मीटर पर m द्रव्यमान, 8 मीटर पर m द्रव्यमान, और ऐसे अनंत तक m द्रव्यमान रखे गए हैं। तो कह रहा है कि इस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बताओ। हाँ, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बताओ। ऐसा क्या, बिल्कुल। अब सर हमें तो यही नहीं पता, तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है। अरे सब जानते हो यार, आप सब जानते हो, E बराबर होता है Gm/r²। और हाँ, आकर्षण की वजह से हम कई बार माइनस भी लगा देते हैं। तो ऑप्शन अगर माइनस में हो तो माइनस वाले को टिक करना, पर अगर ऑप्शन माइनस में नहीं है तो मैं परिमाण लिख देता हूं, वो कितना, Gm/r²। याद रखना, कभी वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे तब वहां E बराबर आएगा kq/r²। ठीक है, आइए सर, तो अब सॉल्व करें। आओ देखो कितना आसान है। E बराबर
पहले gm/r², पर r क्या 1 मीटर, दोबारा gm/r² पर r क्या 2 मीटर, तीसरी बार gm/r² पर r क्या आज 4 मीटर, और कहां तक, अनंत तक। gm को कांस्टेंट, gm सब में है तो कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया भाई, कॉमन ले लिया, इधर कॉमन ले लिया तो यहां 1 आया, इधर 1/4 आया, इधर 1/16 आया, डॉट 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 डॉट, कहां तक, अनंत तक। ऐसी एक श्रेणी बन गई। इस श्रेणी का योग होता है प्रथम पद अपॉन 1 माइनस सार्वनुपात, यानी कि फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो देखो फिर ये जीएम आ गया, प्रथम पद 1 है, 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है 1/4, कॉमन रेशियो होता है दूसरे में पहले का भाग दे दो, तीसरे में दूसरे का भाग दे दो, या पहले को जिससे गुणा करने पर दूसरा आता है वही कॉमन रेशियो है, ज्यादा नहीं बोलूंगा यार। और सॉल्व करने पर कितना है 4/3 जीएम। अगर वहां आंसर माइनस में हो 4/3 जीएम तो ये मोर करेक्ट आंसर होगा। सर ये तो ठीक है, मान लेंगे आपकी बात, और बताओ कुछ और भी बताना है। हाँ आप इसका लिख लो, उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं अभी विभव भी बताने वाला हूं, गुरुत्वीय विभव भी बताने वाला हूं। ठीक है, अब हमसे पूछता है वो गुरुत्वीय विभव का मान बताओ। सर गुरुत्वीय विभव का मान होता है, इसको हटाओ, v का मान होता है माइनस में gm/r, मतलब स्क्वायर नहीं आएगा, तो इसका मान बताना है। तो देखो क्या करना है अपन को आज, इसका मान बताना ना, माइनस में लास्ट में लिख दूंगा, हट रे तू, v बराबर स्क्वायर नहीं, स्क्वायर नहीं, स्क्वायर नहीं। अब जब स्क्वायर नहीं तो यहां आएगा 2, यहां आएगा 4, सब कुछ वैसा का वैसा। अब आप देखो ये 1 माइनस 1/2, क्या बात है, क्या बात है, ये तो बढ़िया है यार। और फिर ये 1 में से 1/2 गया तो 1/2 बचेगा, 2 ऊपर चला जाएगा, ये आया, और हमारा आंसर आया माइनस में 2gm, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंटों में बस ये याद आपको, जीत गए आप। आगे बढ़ो, अच्छा सवाल आया है फिर। यदि न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम एक नए नियम का पालन करता है, वो कहता है कि हमेशा तो वो पालन करता है इसका, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम नए नियम का पालन करता है, हमेशा तो इस नियम की बात करता है, पर आज एक नया नियम आ गया, वो कितना 5/2 नई नियम का पालन करता है। तो केपलर के नियम का, केपलर के तीसरे नियम का सही रूप क्या होगा, केपलर के तीसरे नियम का, तीसरे नियम का सही रूप क्या होगा, ऐसे ऑप्शन है। सर मैं ट्रिक बता देता हूं, खत्म। हाँ क्योंकि देखो आज यहां 5/2 दिया है, हट रहे यार, 5/2 दिया है, कल को 7/2 देगा, कल को 3/2 देगा, कुछ भी दे सकता है यार वो। हाँ यार ये बात तो है, ये 5/2। तो ट्रिक याद रखो, ट्रिक याद रखो, अगर ऐसा हो अगर Fg यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल समानुपाती 1/r⁴n हो, r⁴n हो, तो केपलर का तीसरा नियम आएगा t² समानुपाती r⁴n+1, खत्म, टाटा बाय। अगर गुरुत्वाकर्षण का बल जब ऐसा हुआ करता था तो केपलर का नियम आता था t² समानुपाती r⁴n+1 यानी कि 3, यह आता था। लेकिन आज कितना है, आज 5/2 दे दिया, 5/2 में 1 जोड़ दो, 7/2 आएगा सर। ओहो, समानुपाती और 7/2, आज का टाइम ज्यादा हो गया, लेकिन पढ़ना यार, पढ़ना, 2 सवाल ऐसे नहीं होते हैं भाई। तो 7/2 कौन सा आंसर आएगा, चौथा आएगा। और क्या भरोसा, आज पढ़ लो, एग्जाम में पेन ना उठाना पड़े आपको। आगे बढ़िए सर, और भी कुछ रह गया क्या, इसके आगे भी कुछ है क्या? हाँ बस बस भाई, ये लास्ट है भाई, लास्ट है भाई, लास्ट है। ओके, सांस लो, आराम से बैठो। क्या कहता है, एक भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी सतह से 6r ऊंचाई पर चक्कर लगा रहा है, 6r ऊंचाई पर चक्कर, जो जैसा कि हम जानते हैं, और भूस्थायी उपग्रह जिसका आवर्तकाल 24 घंटे होता है, ये दोनों चीजें हम जानते हैं। वो कहता है उस उपग्रह का आवर्तकाल क्या होगा जो पृथ्वी सतह से 2.5r मतलब 2.5r ऊंचाई पर चक्कर लगा रहा है। और ऑप्शन आपके सामने ये है। उत्तरी सवाल ऐसा कि एग्जाम में आया, मुस्कुरा देना और टिक कर देना जो भी है। चलो मैं बताता हूं, सॉल्व करिए सर। टी
और समानुपाती r की पावर 3/2। सर ये पढ़ा आपने? हाँ हाँ बिल्कुल पढ़ा हमने, बताया मैंने थ्योरी में, आज बताया मैंने। ठीक है सर, मान लेते हैं, और हम कर भी कह सकते हैं। मैं चाहता हूं कि थोड़ा उधर चले जाएं अपन, वैसे इधर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आओ सर, मैंने वहां लिखा था T1 और T2 बराबर R1 अपॉन R2 पावर 3/2 बराबर R प्लस H1 R प्लस H2 और पावर 3/2। ऐसा पढ़ा सर हमने? हाँ बिल्कुल ऐसा पढ़ा। अगर मैं, जैसा भी है आपको जो सही लगे सॉल्व कर सकते हो। T1 वाला तो मैं मान लेता हूं भुजतय उपग्रह, तो इसके लिए आवर्तकाल होगा सर 24 घंटे। T2 का मान हमें ज्ञात करना है। देखो H1 का मान कितना, 6R। R ये यकीन करो सर, ये 7R आ गया। ये कितना है, 2.5R, और R ये यानी कि 3.5R ये हो गया, और पावर 3/2 हो गई। काटा पीटी भैया, इससे कटेगा 2 बार कट जाएगा, ये 2 और ये 3/2 आया। प्लीज आप याद रखिए, यहां T2 बराबर आएगा 24/2 की पावर 3/2। यही हमारा आंसर है सर, ये हमारा आंसर है। और इस आंसर को भागा भागा इधर आए, उत्तरी ये क्या है, ये तो कुछ है ही नहीं ऐसा, तो भैया सॉल्व करो उसे। लेकिन सर ये कैसे सॉल्व होगा? आओ 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 इधर चलते हैं। कहां चले, आगे ले लेते हैं। हमारे पास में T2 बराबर आ रहा है 24/2 की पावर 3/2, यानी कि 24 बटा, पता है इसे हम क्या कह सकते हैं, 2√2 कह सकते हैं। ठीक है, पता है 2 से ये चला जाएगा, 12/√2 कह सकते हैं। पता है इसे 6 गुणा 2 और √2 कह सकते हैं। पता है इसे 6√2 कह सकते हैं। वो तेरी, ऐसा आवर्तकाल का मान इतने हार होगा, यानी कि 6√2 या 12/√2 या 24 बटा ऐसा या 24 बटा ऐसा। वापस आओ, देखिए कौन सा है। ओहो हो, ये फंस दिया गया। आज की क्लास बड़ी हो गई, पर कोई बात नहीं। और अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई यूनिट के साथ। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण भगवान की जय। थैंक यू, धन्यवाद। ओके, बाय।